90% अगर आप सर्च करोगे लास्ट सीबीएसई में कितने बच्चों गए थे तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का नंबर आपके पास आएगा। धीरे धीरे आपका जो शिफ्ट है वो फ्रेंड्स की तरफ, गेम खेलना, वेब सीरीज, उसके तरफ आपका दिमाग आपको शिफ्ट करके ले जाएगा, क्योंकि वो इजी पाथ है। इस शिफ्ट को रोकने के लिए आप एक और चीज कर सकते हो। नीट तो होने से मैं क्या करता हूं, बोर्ड की अच्छे तैयारी कर। मेरा प्राइमरी कंसर्न है कि मैं सिलेबस को कंप्लीट करूं, और यहां पे मैक्सिमम बच्चे अपने सेकंड ड्रॉप की तैयारी कर लेते हैं। आप अपने आसपास देखना, पूछना कितने बच्चे रिवीजन करें, और ये मैक्सिमम बच्चे इस साल पेपर हार्ड देखने के बाद कर रहे हैं। अगर आप पिछली पार्शियल टॉपर हो तो हे चैम्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लाखों बच्चों की कहानी बताने वाला हूं, इंक्लूडिंग मी, जो कि अपने अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं, बट आज एक ऐसे विशेष साइकिल में फंस चुके हैं जहां पे इनका ड्रॉप पे ड्रॉप लगते जा रहा है। फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, और ये ड्रॉप ईयर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन इन सब की जो कहानी की स्टार्ट है वो फ्रेशर जब वो थे वहीं से स्टार्ट होता है, और इसीलिए ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ड्रॉपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप फ्रेशर हो तो आपने कुछ गलती करी होगी तभी आप फर्स्ट ड्रॉप में गए हो, फर्स्ट ड्रॉप में आपने कोई गलती करी तभी आप सेकंड ड्रॉप में गए हो। तो ये सारे पॉइंट्स पे क्या क्या गलती आपने करी है, क्या क्या गलती मैंने करी थी जिसके कारण मेरे ड्रॉप्स लगे, इन सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और उन पॉइंट्स पे आपको क्या करेक्शन करना था इसके ऊपर भी बात करूंगा, ताकि अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो आप उसको अभी करेक्ट कर लो, और नीट 26 को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाओ। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप ड्रॉप ईयर में हो, तो उसको एक लास्ट अटेम्प्ट, फाइनल अटेम्प्ट अपना बनाओ, क्योंकि इसमें एट द एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। और जब आप आगे जाओगे ना, हो सकता है काफ़ी इंस्पिरेशनल लगता है कि यार इसने थर्ड ड्रॉप में निकाल लिया, इसने फोर्थ ड्रॉप में निकाल लिया, लेकिन उस इंसान को कभी ना कभी आगे जाके फील होता ही है कि यार मेहनत किया जा सकता था उस साल। अगर मैंने ज़्यादा अच्छे से मेहनत करी होती तो मेरा एक और साल वेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा अपना जो प्रीशियस टाइम है, यंग एज है, उसको लगा रहे होते हो। और अगर आप एक एग्जाम को ही क्वालिफाई करने में उस टाइम को निकाल देते हो तो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। अब इस वीडियो में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको मैंने फेजेस में बांट दिया है। इसमें सबसे पहले इनिशियल फेज होगा जहाँ पे हम लोग फ्रेशर्स की जर्नी के ऊपर बात करेंगे, और उस पॉइंट पे जहाँ पे वो बच्चा गलती कर सकता है वहाँ पे क्या क्या वो करेक्शन कर सकता है ताकि उसका ड्रॉप ईयर ना लगे, इस पर बात करेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट ड्रॉपर्स की बात करेंगे कि वो बच्चा जो फर्स्ट ड्रॉप में जाता है वो जनरली क्या क्या मिस्टेक्स करता है, मैंने क्या क्या करी थी, और अगर उस पर वो कोई करेक्शन कर लेता है तो वो सेकंड ड्रॉप में जाने से बच सकता है। इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे, और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो। और क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगा जो कि मुझसे भी इंस्पायर्ड है और बहुत सारे बच्चों जिनसे मैं कनेक्टेड रहता हूँ उनसे इंस्पायर्ड है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे, अच्छा ये चीज़ें हाँ यार मैं भी कर रहा हूँ, अच्छा इसको करेक्ट नहीं किया तो हो सकता है मेरा भी ड्रॉप लग जाए। सबसे पहले जब आप 10th पास करते हो, लाखों बच्चों के 90%, 95% मार्क्स आते हैं और उन्हें एज अ टॉपर ट्रीट किया जाता है। 85% को भी अगर आप ट्रीट करोगे तो ये नंबर बढ़ के 3 से 4 लाख से ऊपर चला जाएगा। 90% अगर आप सर्च करोगे लास्ट ईयर सीबीएसई में कितने बच्चों के आए थे तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का नंबर आपके पास आएगा। तो इतने सारे बच्चे फुल्ली मोटिवेटेड अपने या तो कोचिंग में या फिर एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं। एज ए फ्रेशर सबका ड्रीम होता है कि हम लोग एम्स में जाए, ठीक है। अब जब स्टार्ट होता है बैच तो काफी स्लो होता है, आराम से चीजें समझ में आ रही होती है, इजी चैप्टर होता है, बेसिक मैथ्स, लिविंग वर्ल्ड, काइनेमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इनिशियल 1-2 महीना बहुत आराम जाता है, नए नए फ्रेंड्स बन रहे होते हैं उस समय। अगर आप अपने शहर से बाहर गए हो तो आप उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो आपको काफी मजा आता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही आप सेकंड फेज में पहुंचते हो, 1-2 महीना बीत चुका होता है, आपके अच्छे चैप्टर्स, अगर आप कोचिंग में हो तो एनिमल किंगडम आपका स्टार्ट हो जाता है जहां पे आपको बहुत कुछ याद करना है, आपके काइनेमेटिक्स खत्म हो जाता है, लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिक्स चालू हो जाता है आपका, जिसमें वर्क, एनर्जी, रोटेशन जैसे चैप्टर्स आपके आने लग जाते हैं। तो टफ चैप्टर्स आपके आने चालू हो जाते हैं। आपसे धीरे धीरे क्वेश्चंस बनना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना पड़ता है, वो आपसे बनना बंद हो जाते हैं। आपने पहला टेस्ट दिया, उसमें अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन अब टेस्ट में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते, आप बैच में पीछे जाने लग रहे हो। तो ये जो गोल था आपके एम्स में जाने का, धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपका जो शिफ्ट है वो फ्रेंड्स की तरफ, जो डिस्ट्रैक्शंस आपने नए बनाए हैं, लाइक गेम खेलना, वेब सीरीज आपने देखना स्टार्ट किया, तो उसके तरफ आपका दिमाग आपको शिफ्ट करके ले जा रहा है, क्योंकि वो इजी पाथ है। तो इस टाइम पे ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां पे आपको 2 पाथ मिल जाती हैं। एक इजी पाथ कि यार क्वेश्चन तो बन नहीं रहा, फ्रेंड्स बनाए हैं, ये नया जगह है, घूम लेते हैं। गेम, जैसे हमारे टाइम में मिनी मिलिशिया, पबजी बहुत नया नया आया था तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। ये सब चीज़ें आपकी चालू हो जाती है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन आप शिफ्ट होने लगते हो पढ़ने से, क्योंकि आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। वहीं पे एक हार्ड पाथ होता है कि यार नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, भैया ने बोला था कि अगर करते रहेगा तो बनने लगेगा, टीचर ने बोला यार करते रहो, कोशिश करते रहो, हो जाएगा। उस हार्ड पाथ को आप चूज कर सकते थे या फिर आप इजी पाथ को चूज कर सकते थे। मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट में इजी पाथ चूज कर लेते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनसे पढ़ाई नहीं होती तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन करना क्या चाहिए था आपको हार्ड पाथ की तरफ जाना चाहिए था, जो कि है कि ट्राई करते रहो, क्वेश्चंस बनने लगते हैं। जब आप 12th में जाते हो, 11th में आपने ट्राई करी, पहले आपसे 10 क्वेश्चन बनते थे, फिर 20 क्वेश्चन बनने चालू हुए, ऐसे करते करते 12th में जाते जाते आपको फिजिक्स समझ में आने लगती है, आपसे क्वेश्चन बनने लगते हैं। और ये चीज़ आप तभी देख पाओगे जब आपने 11th भर कोशिश करी होगी, लेकिन आप क्या करते हो, ईजी पाथ की तरफ चल जाते हो। यहाँ पे पहली गलती होती है, और इसी पॉइंट पे आपको अपने आप को संभालना। अगर आप फ्रेशर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आपने मोस्टली ये चीज़ फेस करी होगी जहाँ पे आप फुल्ली मोटिवेटेड से क्वेश्चन नहीं बनने वाले स्टेज में जाते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है और आप शिफ्ट हो जाते हो, आपको डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। ऑल्सो ये जो सेकंड फेज था डिस्ट्रैक्शन का, ये आया कब, जब आपसे क्वेश्चन बनना बंद हो गया या फिर टेस्ट में आपके मार्क्स आने बंद हो गए और आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस शिफ्ट को रोकने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखो। जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखोगे, डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग में नहीं आएंगे। आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन तभी आते हैं जब आप बिजी नहीं होते हो। आपको अगर कल का टारगेट नहीं पता है कि मुझे कल उठ के क्या करना है, तो आप सुबह उठोगे और आप फ़ोन उठाओगे,
और स्क्रॉल करोगे, यार देख लेता हूँ यार कोई स्टेटस तो नहीं आया, कोई रील तो नहीं आई है, वो देख लेता हूँ, कोई यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं आई है। लेकिन अगर आपका काम ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, ये चैप्टर रिवाइज करना है, यार एक ग्रुप 16 रिवाइज कर लेता हूँ सुबह उठ के, ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन रिवाइज कर लेता हूँ मैं, अगर आपका गोल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप सुबह उठ के बेकार की चीज़ों पर ध्यान आपका नहीं जाता है। इसीलिए अपने आपको अगर आप बिजी रखते हो तो ये जो फेज होता है जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हो, इससे आप बच जाओगे। और ऑल्सो जब आप फ्रेशर होते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। हर चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो, उस क्यूरियोसिटी का यूज़ करो। मैं जब अपने लास्ट ड्रॉप में भी था तब भी मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। मैं जब फिजिक्स में क्वेश्चन बनाने बैठता था, कोई अगर मैं मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं टारगेट लेता था कि यार ये जो बिगिनर बॉक्स है इसमें बहुत 10 क्वेश्चन है, मेरे को ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उससे पहले के पार्ट को मैं उसी फोकस से पढ़ता था कि यार मैं इसको इतने अच्छे से पढ़ूंगा कि मैं वो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि लास्ट बार जब मैंने किया था तो उसमें 10 में से मेरे से 8 ही बने थे। तो इस बार टारगेट है मेरे को 10 आउट ऑफ 10 सॉल्व करना है। तो इस क्यूरियोसिटी के साथ, इस फोकस के साथ मैं पढ़ाई करता था। तो ये फोकस आपके पास इनबिल्ट है, क्योंकि आप हर चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो। ड्रॉपर्स में ये क्यूरियोसिटी उनको डेवलप करनी होती है, जैसे मैं करता था यार हमें को करना है इस तरीके से। लेकिन फ्रेशर में ऑलरेडी ये चीज़ आपके पास होती है, क्योंकि हर चीज़ नहीं पहली बार पढ़ रहे हो। तो इस क्यूरियोसिटी का फायदा लो, अपने आपको चैलेंजेस दो कि मेरे को यार उस दोस्त से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, मेरे को उस टेस्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, पिछले बार मेरे मार्क्स कम रह गए थे। ये सारी चीज़ अगर आप करते हो तो ये डिस्ट्रैक्शन वाला जो फेज है इससे आप बच जाते हो। और अगर आप यहाँ पे चले भी गए हो तो जब आपके पास ये ऑप्शन है इजी पाथ और हार्ड पाथ चूज करने का, तो आप हमेशा इस पाथ की तरफ जाना। 11th भले आपको बहुत सारी दिक्कतें देंगी, आपका जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा हो जाता है, ट्रांजिशन काफ़ी होता है, लेकिन ये हार्ड पाथ जब आप चूज करते हो तो 12th आते आते आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे, चीज़ें आपके पकड़ में वापस आने लगेगी। अब मान लो आपने ऑलरेडी ये मिस कर दिया, आप 12th में आ चुके हो और आपने क्योंकि 11th में ये इजी पाथ ले लिया था, तो आपने डिसाइड किया है 12th में कि यार अब मैं कमबैक करूंगा। और ये होता है सबकी जर्नी का एक सेकंड पीक। एक तो पीक आपने देखा होता है 10th के बाद जब आप 11th में आते हो, दूसरा पीक आपकी जर्नी में आता है जब आप 12th स्टार्ट कर रहे होते हो कि यार मैं कमबैक करूंगा, 11th में काफी बैकलॉग हो गया है, फोन ऑन छोड़ो, अब मैं गेम नहीं खेलूंगा, वीडियो नहीं देखूंगा, अब मेरे को कमबैक करना है, मेरे को एम्स जाना है या फिर अपने स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो लेना ही है, मैं ले लूंगा आराम से, ठीक है। और 1-2 महीने आप काफी कंसिस्टेंटली पढ़ाई भी करते हो, आप बैकलॉग्स कवर करने का सोचते हो कि यार मैं 11th को साइड बाय साइड पढ़ूंगा और बैकलॉग कवर करूंगा। सबने डिसाइड किया होता है, अगर आप फ्रेशर थे कभी ना कभी तो आपने डिसाइड किया होगा कि मेरे को 11th साइड बाय साइड कवर करनी है। लेकिन जब आप करने जाते हो तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने 11th वेस्ट किया होता है और 11th का सिलेबस हार्ड भी है, तो मैनेज नहीं हो पाता है। और ये करते करते फिर आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगता है, क्या नहीं हो पाया, मैं से 12th कर लेता हूँ। 12th करते करते फिर आपसे 12th में क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि आप जो टाइम था 11th में मेहनत करने का वो आपने वेस्ट कर दिया है। तो जिस प्रोसेस में आपका IQ डेवलप होता है अब आपको 12th में करना पड़ रहा है। तो जब तक आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे तब तक ऑलरेडी दिसंबर आ चुका होगा। तो यहाँ पे बच्चे डिसाइड करते हैं कि यार नीट तो होने से रहा, मैं क्या करता हूँ बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो शिफ्ट करते हैं ना, तो बच्चे नीट से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो जहाँ पे उनके मार्क्स थोड़े से अच्छे आ सकते थे नीट में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये शिफ्ट जब भी आपके दिमाग में आए, इस साल आएगा, आपको यहाँ बचना है, क्योंकि आपको पता है कि यार बोर्ड में जो सिलेबस है ऑब्वियसली नीट का ही सिलेबस है, बस उसमें आपको थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो उसको अगर आप बोर्ड से कुछ दिनों पहले भी पढ़ लेते हो तो आप थ्योरी लिख के आ जाओगे। बट फिजिक्स में आने तो क्वेश्चन ही आपने देखे थे लास्ट ईयर CBSE में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने नीट की तैयारी करी हुई है तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको जब भी आप इस स्टेज में आ गए कि यार 11th तो मेरे से नहीं होता है, 12th में एटलीस्ट मैं बोर्ड्स की तैयारी कर लूँ, तो उस समय समझ लेना कि यार बोर्ड्स की तैयारी करने से अच्छा है कि मैं 12th के सिलेबस को अच्छे से नीट लेवल पर कर लेता हूँ। ये दिमाग में हमेशा रखना। इससे क्या है कि आपका मार्क्स अच्छा रहेगा, जो नीट में आने वाला वो मार्क्स अच्छा मेंटेन होगा। और जब आप फर्स्ट ड्रॉप में भी जाते हो तो आपका एटलीस्ट 12th का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। और 12th के साथ आप काफी सारे चैप्टर्स, लाइक अगर ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आप 11th के 2 चैप्टर्स की ऑर्गेनिक आपको करनी होगी, GOC करना होगा, हाइड्रोकार्बन करना होगा, तो आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा। P ब्लॉक एक आपका 11th में 2 ग्रुप्स हैं वो कर लेते हो, तो इनऑर्गेनिक का आपका मेन ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग पीरियड क्लासिफिकेशन कर लिया तो आपका इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें 11th के खत्म कर लोगे अगर आप सिर्फ नीट लेवल पे फोकस हो। लेकिन अगर आप बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाते हो तो ये चीजें आप नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है जब भी आपके दिमाग में ये चीज आता है। अब क्योंकि आपने 12th में कोशिश करी लेकिन आपसे हुआ नहीं, तो नीट में ऑब्वियसली आपके मार्क्स आएंगे नहीं। और यहाँ पे आप पहला फेलियर अपने लाइफ का फील करते हो, फेस करते हो। और ये बहुत सारे बच्चों का टर्निंग पॉइंट होता है। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि यार अब ये जो फेलियर है ना आखिरी फेलियर होगा मेरी लाइफ का, और मैं अपने फर्स्ट जॉब को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाऊंगा और अपने मेडिकल कॉलेज जाने के ड्रीम को पूरा करूंगा। लेकिन ये मोटिवेशन मैक्सिमम बच्चों के लिए ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब पढ़ाई करने आते हैं, एक्चुअल जो डिफिकल्टी है वो फेस करने आते हैं, तो वहाँ कंसिस्टेंट रहना काफ़ी हार्ड हो जाता है। अब होता क्या है कि यार मैं क्या करूँगा, इस बार अपने मिस्टेक्स को जो मैंने फ्रेशर्स के तौर पे किए थे उसको नहीं होने दूंगा। सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था, मेरा प्राइमरी कंसर्न है कि मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँ इस बार। और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अपने सेकंड ड्रॉप की तैयारी कर लेते हैं। वो क्या डिसाइड करते हैं, यार मैं क्या करूँगा, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैं इस बार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और इनिशियल चैप्टर में क्योंकि वो इजी होते हैं, वो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में वो 400 क्वेश्चन लगाते हैं। 100 क्वेश्चन NCERT से कर लिया, एग्जाम्पल से कर लिया, PYQ कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, दूसरी बुक से भी MTG कर लिया, और भी जो बुक्स अवेलेबल है यूनिट डायमेंशन के लिए सब कुछ लगा दिया। JEE मेंस के PYQs भी अब इस साल बच्चे ने लगाया होगा। बट ये सेम चीज़ 1 साल के अंदर सारे चैप्टर करना पॉसिबल नहीं होता है मैक्सिमम बच्चों के लिए, जो कि तीनों सब्जेक्ट को डील कर रहा है।
और यहाँ पे आपको दो गलतियों से बचना है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपको फेजेस में बांट लेना है। सारे क्वेश्चंस एक ही चैप्टर के एक ही टाइम नहीं करना है कि वो सारे क्वेश्चंस करूंगा, सब कुछ खत्म करूंगा तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा, ये नहीं करना है। आपको फेजेस में बांट लेना है। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सारे चैप्टर्स के लिए कवर होना चाहिए वो है पीवाईक्यू और मॉड्यूल्स। तो मैं पहले वो खत्म कर लूंगा सारे चैप्टर्स के लिए। जब वो हो जाएगा तब मैं एनसीईआरटी पे शिफ्ट करूंगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके मॉड्यूल्स और पीवाईक्यू क्लियर है तो आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। बट सिर्फ अगर एनसीईआरटी आपने यूनिट एडमिशन कर लिए और बाकी के आपने मॉड्यूल्स और पीवाईक्यू छोड़ दिया तो जरूरी नहीं कि आपसे हार्ड चैप्टर्स के क्वेश्चंस बन जाए, जो कि वर्क एनर्जी है, रोटेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और ये जो आपने प्राइमरी कंसर्न आप बनाते हो फर्स्ट ड्रॉप में कि यार सिलेबस कंप्लीशन मेरे को करना है, पिछले साल अपने फ्रेशर के टाइम में मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाया था, जो कि सही बात है, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप लेक्चर देख लोगे और नोट्स बना लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए, जरूरी नहीं है। इनफैक्ट उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया फेजेस में करना है, और साथ साथ आपको रिवीजन और टेस्ट भी देना है। ये बच्चे फर्स्ट ड्रॉप में मैक्सिमम बच्चे इसी को इग्नोर करते हैं। वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सारे बच्चे नोट्स बना लिया, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्टिंग में तो अच्छा करते हैं, एंड में आते आते क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो जाती है और रिवीजन और टेस्ट तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, और यहीं पे इनका सेकंड ड्रॉप जाने का तैयारी चालू हो जाता है। ऑल्सो जो फर्स्ट ड्रॉप में बच्चे आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यार मैं टेस्ट दूंगा, मैंने टेस्ट काफी छोड़ा था, एक टेस्ट ही ले लेते हैं, फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, पहला टेस्ट देते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो पहला टेस्ट भी नहीं देते। अभी सीबीटीएस जो पहला टेस्ट हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने पहला टेस्ट ही नहीं दिया। मैं उनसे बात करूंगा जब मंथली गाइडेंस होगा, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ रोज मेरे को बोलना पड़ता है यार टारगेट जो मैंने वीकली प्लान में दिया है उसको फॉलो कर, उसको खत्म कर, किसी तरह खत्म कर, उसका 70-80% भी करेगा तो बाकी बच्चों से आगे रहेगा। ये मेरे को डेली बोलना पड़ता है अपने मंथली गाइडेंस ग्रुप में। तो ये चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि बच्चे टेस्ट तो लेते हैं लेकिन उसको देते नहीं है, और इसलिए कभी इंप्रूवमेंट ही नहीं देख पाते हैं। इसलिए मैक्सिमम बच्चे जो फर्स्ट ड्रॉप में होता है इनका मेन जो प्रॉब्लम होता है ये होता है रिविजन और टेस्ट का। टेस्ट देने से उनको डर लगता है, जबकि वो डर तभी खत्म होगा जब वो टेस्ट देंगे। और उनका जो टेस्ट नहीं देने का जो रीज़न है, जो मैं समझ पाया हूँ बात करके, डेली जो मैं बात करता हूँ मंथली गाइडेंस में, उसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ अपने सिलेबस में। जब तक मैं परफेक्शन हासिल नहीं करूँगा मैं टेस्ट नहीं दूंगा। और ये चीज़ मैंने काफ़ी सारे बच्चों को समझाई, तो काफ़ी सारे बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, बिना परफेक्शन हासिल किया, 70-80% सिलेबस किया, तब भी टेस्ट दिया। और उन्होंने टेस्ट देने के बाद जो चीज़ें सीखी, 180 क्वेश्चन जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे थे हमने अलग अलग लाइन से, वो चीज़ें जब सीखी तो उनको काफ़ी फायदा हो गया, भैया ये तो लाइन देखी नहीं थी। अब उसने वो लाइन को मार्क कर लिया। उस लाइन को मार्क करने के चक्कर में उसने वो पूरा पैराग्राफ पढ़ा। और यही चीज़ फर्स्ट ड्रॉप में जो बच्चे गलती करते हैं, मिस कर देते हैं। टेस्ट नहीं दिया, कभी वीकनेस ही पता नहीं लगा और कभी इंप्रूवमेंट ही नहीं कर पाए। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद ये तो मैंने बताया कि रिवीजन इग्नोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। वीकली रिवीजन प्लान जो हमने दिया है उसको फॉलो करो। नहीं, अगर आपको वो बनता है, नहीं सूट करता है आपके अकॉर्डिंग, तो उसका रेफरेंस लेके बना लो, ठीक है। इससे क्या है कि रिवीजन अगर आप करोगे तो आप बहुत कम भी स्कोर करोगे तो आप अपने कंपटीटर से बहुत आगे रहोगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा आप अपने आसपास देख लेना, पूछ लेना कितने बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, कोई नहीं रिवीजन कर रहा होता है एक्सेप्ट वो बच्चा जो सिलेक्ट होने वाला है। इसलिए रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बच्चा होता है जो फर्स्ट ड्रॉप में जिसने पढ़ाई करी है, सिलेबस कंप्लीट किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के लगा लिए, सारे कंप्लीट नहीं किए लेकिन लगाए हैं, एंड में आके मार्च से उसने रिवीजन भी स्टार्ट किया, कुछ परसेंट रिवीजन किया, और क्योंकि उसने साल भर कंसिस्टेंटली अगर पढ़ाई करी होगी लेकिन रिवीजन अच्छे से नहीं किया, टेस्ट अच्छे से नहीं दिया और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसका स्कोर आता है अराउंड 450 से 530, डिपेंडिंग ऑन की पेपर हार्ड था या ईजी था, और इसलिए उसको एक और ड्रॉप लेना पड़ता है। लेकिन ये ड्रॉप उसका सीरियस होता है, क्योंकि अब इसको पता है या सिलेबस कंप्लीशन से काम नहीं चलेगा, रिवीजन करना होगा, टेस्ट देना होगा। और यही चीज़ जो बच्चा फ्रेशर में समझ जाता है उसी में निकाल लेता है, जो बच्चा फर्स्ट ड्रॉप में समझ जाता है उसी में निकाल लेता है, जो बच्चा सेकंड ड्रॉप में भी नहीं समझता है उसको थर्ड ड्रॉप भी लेना पड़ता है। वही केस मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और ये मैक्सिमम बच्चे इस साल पेपर हार्ड देखने के बाद कर रहे हैं। अगर आप स्पेशली पार्शियल ड्रॉपर हो तो आप मोस्टली ये गलती कर रहे होगे। अगर आप ये कर रहे हो तो इसको आपको यहीं पे रोक देना है। अब जो बच्चा सेकंड ड्रॉप में आता है उसके पास ऑलरेडी नोट्स होते हैं, उसने पढ़ाई करी होती है फर्स्ट ड्रॉप में, तभी उसका एक स्कोर आता है, और उसके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, उसने चीज़ें पढ़ा हुआ है, लेकिन उसने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसका लैग कर रहा है कहीं ना कहीं, और टेस्ट उसने अच्छे से नहीं दिया। इसलिए ऐसे बच्चे को, जो बच्चा यहाँ पे अब दो पार्ट होता है इसके पास, कि एक तो ये फोमो में आ जाए और फिर से एक बैच ले ले, फिर से बैच को जीरो से फॉलो करना स्टार्ट कर दे, अपने आप को फ्रेशर मान के कि यार मैंने बैच से चीज़ नहीं पढ़ा होगा, कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ। अगर ये बच्चा इस स्कोर के अराउंड है तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो अगर ऐसा है कि फर्स्ट ड्रॉप में उसने पढ़ाई नहीं करी, वो एकदम ही बिगिनर लेवल पे 200-250 मार्क्स उसके आए हैं या उससे भी कम आए, तो ये हो सकता है बैच को फॉलो करे, तब उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके कंसेप्ट वीक है, उसने पढ़ाई करी नहीं है। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं तब भी आप जाके फोमो के चक्कर में, क्या टेस्ट एग्जाम इस साल नीट 25 का काफी हार्ड आया था, मेरे को सारी चीज़ों में कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, बायो भी बहुत हार्ड था, केमिस्ट्री भी बहुत हार्ड था, फिजिक्स भी बहुत हार्ड था, तो आपका एक और ड्रॉप लगना पक्का है। क्योंकि ड्रॉपर्स का जो फायदा होता है कि आपके पास बने बनाए नोट्स है, आप उस टाइम को रिविजन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो, वो चीज़ आप मिस कर दोगे। और इसीलिए वो बच्चा जो यहाँ पे नोट्स बनाने से बचता है और अपना सारा का सारा फोकस ये इस पे लगाता है कि यार मैं नोट्स पढ़ूंगा, जो चीज़ें मेरे को रिकॉल हो जाएंगी उसके मेरे को वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, जो रिकॉल नहीं होगा मैं बस उसके वीडियोस देख लूंगा, या फिर इस साल जो नोट्स बन रहे हैं, नोट्स तो अवेलेबल हो ही जाता है लेटेस्ट बैच का, मैं बस नोट्स में देख लूंगा कि क्या नया ऐड हुआ है, क्या नए क्वेश्चन ऐड हुए, मैं बस उसको देख लूंगा। ये मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आप पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हुए भी नए बैचेस के साथ कोप अप कर सकते हो, कि नए बैचेस में क्या चल रही है आपको पता रहे। तो ये मैंने बताया था आपको। और ये सारा टाइम वो यूज़ करता है अपने नोट्स के और क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिवीजन में, और यहीं पे एक ड्रॉपर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाता है
जहाँ पे दूसरा ड्रॉपर जो है फिर से नोट्स बनाने के चक्कर में जाता है कि यार मैं नोट्स बनाऊंगा अच्छे से, क्योंकि मेरे नोट्स में कमी है, मैंने बैच को अच्छे से फॉलो नहीं किया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और रिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के नाम पे देता है कि यार टेस्ट जो आ रहे हैं उसके लिए रिवाइज कर लेगा, फिर अगले टेस्ट के लिए रिवाइज करेगा और पुराना सिलेबस कभी रिवाइज नहीं करेगा। और इसी चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने वीकली रिवीजन प्लान बनाया कि आप पुराने सिलेबस को रिवाइज करते रहो। टेस्ट में क्या चल रहा है वो तो आप अपने बैच में जो आपने पढ़ा है हफ्ते के एंड में जाके टेस्ट दे दो, वो तो आपका बैच का टेस्ट है, लेकिन रिवीजन आप अलग से करते रहो। इसलिए वीकली रिवीजन प्लानर मैंने आपको दिया है, उसको फॉलो करो। और ये करते करते क्या होता है कि वो बच्चा फिर से वो गलती करता है जो उसने फर्स्ट ड्रॉप में किया था कि रिवीजन जाके मार्च में स्टार्ट करना, फिर से ये बच्चा प्रॉपर रिवीजन मार्च में स्टार्ट करता है। और क्योंकि उसका फिर से कम समय है तो इस बार भले वो इंप्रूव कर ले, लेकिन एक वो बच्चा जो कि अपने सेकंड ड्रॉप में था लेकिन उसने अपना पूरा का पूरा टाइम स्टार्टिंग से रिवीजन में दिया है, उसको वो कभी भी पीछे नहीं कर पाया क्योंकि इसने रिवीजन ही काफ़ी लेट स्टार्ट किया। तो अगर आपका अच्छा स्कोर आया था नीट 2025 में, 400 से प्लस आपके मार्क्स आए थे, आपके बेसिक्स वीक नहीं है, जीरो बेसिक्स नहीं है आपके, तो आपको पूरा का पूरा बैच फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको बायो आती है, आपको रिवाइज करना है, आपको इनऑर्गेनिक आता है, ह्यूरिस्टिक सीरीज देखो और रिवाइज करो। फिजिक्स के लिए आप बैच फॉलो कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होता है तो आप बैच फॉलो कर लो, वो भी सारे चैप्टर्स के लिए करने की जरूरत नहीं है। अब जाके आप बैच में यूनिट डायमेंशन को आप बोल रहे हो कि बैकलॉग है मेरा, क्यों? क्योंकि मैंने बैच लेट ज्वाइन किया था, एकदम बेकार चीज़ है। 400 मार्क्स अगर आपके आए हैं और आप यूनिट डायमेंशन को बैकलॉग में गिन रहे हो तो आप फोमो में हो और कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, आप फोमो में हो और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऑल्सो एक और पॉसिबिलिटी है कि ये बच्चा जिसने नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी बना हुआ है और वो इस साल नोट्स नहीं बना रहा है और स्टार्टिंग से रिवीजन में बैठा हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एक गलती यहाँ पे हो सकती है कि रिवीजन करने के बावजूद भी इसका सिलेक्शन ना हो, वो ये है कि वो बच्चा मल्टीपल रिवीजन तो कर रहा है पर फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं कर रहा है। फर्क है इसमें। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा 1 सितंबर को, उसके बाद आप उस सेम चैप्टर को जाके पढ़ते हो 1 अक्टूबर को, इसके बीच में गैप कितना हुआ? 1 महीने का गैप हो, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन। अब आप सेम चैप्टर को मान लो 1 दिसंबर को जाके पढ़ते हो या 1 नवंबर को जाके पढ़ते हो, तो आप ऑलमोस्ट एक महीने के बाद उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आपने भले साल में उसको 10 बार रिवाइज किया होगा, बट फिर भी क्योंकि आपने उसको काफी लंबे लंबे गैप्स में रिवाइज किया, तो आपने उस चैप्टर को रिवाइज करने में जो टाइम कम करना था वो आप नहीं कर पाए। मतलब जब आपने पहली बार रिवाइज किया तो भी आपको 1 घंटा लगा, नेक्स्ट बार रिवाइज किया तो भी आपको 1 घंटा लगा, तो आप कभी टाइम कम ही नहीं कर पाए रिवीजन का। और एंड में जहाँ पे फास्ट रिवीजन करना होता है कि यार एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर ले, 2 बार रिवाइज कर ले, इनफैक्ट मैं 2 बार भी रिवाइज करवा देता हूँ, तो वो कैसे करें? उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना आना चाहिए। तो जो भी बच्चे सेकंड ड्रॉप में सब कुछ सही कर रहे हैं वो मल्टीपल रिवीजन से फ्रीक्वेंट रिवीजन में शिफ्ट हो जाए। वीकली रिवीजन प्लानर एक बार देख लो, समझ में आ जाएगी कैसे मैंने करवाया है। आपको बेसिकली क्या करना है कि आज जो भी चैप्टर आपने पढ़ा कल उसको रिवाइज करना है, उसके बाद 3 दिन बाद रिवाइज करना है, उसके बाद 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। जब आप ये फॉलो कर लेते हो 7 डेज वाला टारगेट, मतलब 4 रिवीजन कर लेते हो आप इन गैप्स पे, इन फ्रीक्वेंसी पे कर लेते हो, तो आपको जो टाइम है रिवीजन का काफी कम हो जाता है। जिस चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 1 घंटा लगा होगा, अगले दिन वो सेम चैप्टर क्योंकि आपने कल ही पढ़ा है 45 मिनट्स हो जाएगा, उसके बाद वो 40 मिनट्स हो जाएगा, उसके बाद 30 मिनट्स हो जाएगा, 25 मिनट्स हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आप सेम चैप्टर को 25 मिनट रिवाइज करोगे, तो मतलब 1 घंटे में जो चैप्टर आपने पहली बार रिवाइज किया था, अब 1 घंटे के अंदर आप वैसे 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ये चीजें आप नहीं अचीव कर पाओगे अगर आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं कर रहे हो। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सीरियस है इसको अच्छे से अप्लाई करें। यही एक पॉइंट था जिसके कारण मेरे को सेकंड ड्रॉप से थर्ड ड्रॉप लग गया था। ठीक है, अगर ये चीज़ मैं सेकंड ड्रॉप में समझाता तो मेरा उसका सिलेक्शन हो जाता। इसी चीज़ को मैंने मिस किया था जिसके कारण मेरे को थर्ड ड्रॉप लेना पड़ा। और यही जब मैंने समझा तो मेरे को समझा कि यार ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने का प्रोसेस, फ्रीक्वेंट रिवीजन। उसके बाद होपफुली जो बच्चा ये सब करेगा वो टेस्ट देगा ही। अगर टेस्ट आप मिस कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, टेस्ट आपको देना ही देना है। आप एक ड्यूरेशन बना लो कि मैं पर वीक दूंगा, मंथली 2 टेस्ट दूंगा, लेकिन आप जो भी डिसाइड करते हो वो टेस्ट आप फॉलो करो, टेस्ट को स्किप मत करो, प्रिपरेशन जो भी हो टेस्ट दे दो। तो जो भी बच्चा ये सब चीज़ फॉलो करता है, कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, उस साल उसका सिलेक्शन हो जाता है। चाहे अब ये सेकंड ड्रॉप हो, फर्स्ट ड्रॉप हो, फ्रेशर हो, थर्ड ड्रॉप हो, जिस साल बच्चा ये सब कुछ कर लेता है, रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसिस्टेंटली टेस्ट देना, उसका उस साल सिलेक्शन होता है। ठीक है, होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, एक जर्नी मैंने समझाई है बहुत सारे फ्रेशर्स की, बहुत सारे ड्रॉपर्स की, जो कि हर साल ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे वो करेक्शन कर लेते हैं जो मैंने बताया है, तो वो अपना 1 साल बचा लेंगे, उस अपने एक ड्रॉप ईयर को बचा लेंगे और उस ईयर को वो अपने MBBS मेडिकल लाइफ में लगा पाएंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।